नमस्कार दोस्तों, युद्ध सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है लेकिन तबाही रशिया तक में मच रही है। रशिया की आम जनता का हाल बेहाल है। रशियन करेंसी रूबल पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से नीचे गिरी है कि रशिया में एटीएम्स के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंकों के पास कैश नहीं है जनता को देने के लिए। लोगों ने फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को होर्ड करना शुरू कर दिया है। जल्दी से जाकर खरीद रहे हैं वो, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीजें हैं जिसकी कीमत नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों का मेहनत से कमाया पैसा अपनी वैल्यू लूज करने लग रहा है। हजारों रशियंस लोग अपनी तनख्वाह नहीं ले पा रहे हैं जो बाहर की देशों से डील करते थे। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को डर है कि कहीं रशिया की हालत वेनेजुएला जैसी न हो जाए। रशिया में ऐसा क्यों होने लग रहा है? जब भी कोई देश किसी युद्ध पर जाता है, उस देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, उस देश की आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं। यह वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगा, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज के ज़माने में एक सुपर पावर देश पर क्या बीतती है जब वह देश किसी युद्ध पर जाता है, इवन वह युद्ध उस देश में ना हो रहा हो। रूबल में 30% की गिरावट देखी जा रही है। So people are worried about their income. Microsoft, Apple, Samsung, HP and Intel all stopping new sales. At McDonald's, final orders. It's suspending business in Russia. All Western businesses are shutting down. Everyone who can is leaving. Will be left isolated. Netflix has pulled out. TikTok won't allow new posts by Russian users. आइए समझते हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया गया है कि पहले 4 दिन में रशिया को $7 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा इस युद्ध को छेड़ने का, अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ पहला 4 दिन था। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ता जाएगा, सेम स्टडी ने एस्टिमेट लगाया है कि धीरे धीरे इसकी कॉस्ट प्रतिदिन $20 बिलियन क्रॉस कर सकती है रशिया के लिए। यानी हर दिन रशिया को $20 बिलियन एक्सपेंड करने पड़ सकते हैं इस जंग को लड़ने के लिए। इतना तो सिर्फ डायरेक्ट खर्चा है जो रशियन सरकार उठा रही है रशियन टैक्स पेयर के पैसे इस्तेमाल करके इस युद्ध को छेड़ने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब एक एक करके सुनो कि बाकी दुनिया के रिस्पॉन्स की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा है। 33 कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है रशिया के लिए, रशियन विमान के लिए। यानी रशिया विमान अब उन देशों में इंटर नहीं कर सकते। उसमें यूएसए, कनाडा और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडेड है। नतीजा क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग करीब 1.5 लाख ट्रेवलर्स यानी रशियन टूरिस्ट थे जो बाहर के देशों में गए थे घूमने के लिए, उनके लिए वापस आना रशिया में बहुत मुश्किल हो रहा है। एयरबस और बोइंग 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं दुनिया में जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, एरोप्लेन्स को बनाती हैं। इन्होंने कहा है कि अपनी स्पेयर पार्ट्स को बंद कर देंगी भेजना अब रशिया में, रशियन एयरलाइंस को, और अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर देंगी रशिया में। तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को दुनिया में ट्रेवल करना या फ्लाई करना, जो रशिया में है या रशिया के बाहर। ये सुनिए, जो बड़ी बड़ी क्लोथिंग कंपनीज हैं या जूतों के ब्रांड्स हैं जैसे H&M या पूमा, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं रशिया में। BMW, फोल्क्सवैगन, मर्सिडीज, जैगुआर, टोयोटा और होंडा, जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, इन्होंने कहा कि अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी अब रशिया में। और रशिया में इनके जो ऑपरेशन हो रहे थे, जो प्रोडक्शन हो रहे थे गाड़ियों की, वो भी इन्होंने बंद कर दी है। इकिया बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है, इसने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं रशिया में। एयरबीएनबी ट्रेवलर्स के लिए बहुत यूजफुल होता था, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं रशिया में। नेटफ्लिक्स ने कह दिया है रशिया यूजर्स के लिए अब नया अकाउंट में साइन अप करना इम्पॉसिबल, बंद हो चुका है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अपने प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगी बेचना रशिया में। इन सब के अलावा फीफा और यूएफा, फुटबॉल के 2 सबसे बड़े बॉडीज ने फैसला लिया है कि रशियन टीम को सस्पेंड कर दिया जाएगा सारे इंटरनेशनल सॉकर इवेंट से। यानी फीफा वर्ल्ड कप में अब रशिया की टीम नहीं खेलेगी। फॉर्मूला 1 रेसिंग रशिया में ग्रैंड प्रिक्स होने वाली थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। वीजा और मास्टर कार्ड 2 सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क दुनिया के, इनके द्वारा मिलियंस क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों कंपनीज ने फैसला लिया है कि रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर देंगी। रशिया में 74% पेमेंट ट्रांजैक्शंस इन दोनों कार्ड्स के जरिए होता था, अब नहीं हो पाएंगे।
इंटरनेशनल पेमेंट कंपनी रिमेटली और वाइज इन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे जिन रशियन बैंक से सैंक्शन लगाया गया था, अब ये भी काम करना बंद कर देंगी। लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में अब पेमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग एटीएम्स के बाहर भागे थे कैश के लिए। अब आप जानते ही हैं कि जब ढेर सारे लोग एक साथ भागेंगे तो कैश खत्म हो जाएगा, कैश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक साथ इतने लोगों को दे पाए। इस सिचुएशन को बैंक रन कहा जाता है, जो अभी रशिया में होने लग रही है। एटीएम्स के पास कैश खत्म हो रहा है और लोग बड़े डेस्परेट हैं। ये सब होता देख किसी भी देश का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगा। इसी रीजन से रशिया ने अपने स्टॉक मार्केट को एक हफ्ते से भी बंद रखा है, इसी डर से कि जब वो खोलेंगे तो इसी बुरी तरीके से क्रैश देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने खोला ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा सरकारों ने भी एक्शंस लिए हैं रशिया के खिलाफ। सरकारों ने सैंक्शंस डिक्लेयर किए हैं रशिया के अगेंस्ट। सैंक्शंस का मोटे मोटे तौर पर मतलब होता है कोई पेनाल्टी या पनिशमेंट किसी दूसरे देश को, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है या तो वो बड़े एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। तो ये पनिशमेंट बड़े ही अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं किसी देश के अगेंस्ट। ये पनिशमेंट एक इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं, देश की इकोनॉमी को टारगेट करती हैं, उस पर अटैक करती हैं। तो बहुत बड़ी सैंक्शंस जो आज के दिन रशिया पर लगाई गई है वो है स्विफ्ट ब्लॉक। रशियन बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया है। तो क्या है ये स्विफ्ट ब्लॉक, समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा पेमेंट का सिस्टम है जो इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है 11,000 प्लस देश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। 200 प्लस देश पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट हर बड़े देश का सेंट्रल बैंक स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह जो नाम ले लो यहाँ पर। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम अपने आप में पैसे को मूव नहीं करता है, ये सिर्फ कम्युनिकेट करता है कि पैसे को यहाँ से यहाँ मूव करना है। इसे आप एसएमएस समझ सकते हैं। बेसिकली पेमेंट ट्रांसफर का ये इंस्ट्रक्शंस बताता है एक बैंक को कि दूसरे बैंक को मुझे इतना पैसा ट्रांसफर करना है, यहाँ ट्रांसफर करना है। इसीलिए हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। आप जानते ही होंगे ये स्विफ्ट कोड 11 डिजिट्स का होता है। 11 कैरेक्टर में से पहले 4 बताते हैं बैंक का नाम क्या है, अगले 2 बताते हैं कंट्री कोड क्या है, और उसके अगले 2 बताते हैं लोकेशन कोड, और आखिरी के 3 बताते हैं ब्रांच कोड क्या है। अब रशियन बैंक को कट ऑफ करने पर रशियन बैंक इंटरनेशनली ना तो कहीं पैसे भेज सकते हैं और ना ही कहीं से ले सकते हैं। तो लोग करें तो क्या करें। लोगों ने मार्केट जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप्स को खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे एसेट्स हैं जिनके दाम कभी कम नहीं होंगे। उनके पास जो बैंकों में पड़ा पैसा है वो तो वैल्यू लूज करने लग रहा है। लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया है। ये उन सब लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है जिनको लगता है युद्ध पर जाना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। युद्ध तो यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन इसकी कीमत एक आम नागरिक चुका रहा है अपने पैसे से। बहुत बहुत धन्यवाद।